जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह वीडियो के बाद आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यानात्मक प्रश्न, विशेषणात्मक प्रश्न। तो कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? अगर आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए हमें विकासात्मक प्रश्नों को पूछना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? वक्ता, सुवक्ता, वाचाल, नेता। तो वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। जो बोलता हो क्या है? वक्ता है। लेकिन सुवक्ता की बात करें, जो अपनी बातों को प्रभावी तरीके से, सुंदर तरीके से लोगों के सामने बोलता है, वो क्या है? सुवक्ता है। वाचाल, तो वाचाल वो होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहता है, वो क्या है? वाचाल है। जो अधिक बोलता हो क्या है? वाचाल है। और नेता किसे कहते हैं? जो लोगों का नेतृत्व करता है, वो क्या है? नेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम। तो जागृत शब्द का विलोम विषुप्त, सुषुप्त, शयन, सचेत। तो जागृत शब्द का विलोम होता है सुषुप्त, जो जाग रहा है, और सुषुप्त का मतलब सोया हुआ, जो उभरा नहीं है। शयन का मतलब होता है सोना। सचेत का मतलब है जो चेतन मन से, चेतना में हो, क्या है? सचेत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। पहला पद भी प्रधान होगा, द्वितीय पद भी प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास में इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में प्रथम पद न द्वितीय पद, इसमें तीसरा पद की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, अगर दशानन बोला जा रहा है, 10 मुखों वाला बोला जा रहा है, तो कौन है? रावण है। तो द्विगु समास में जहां संख्या दिया हो, और द्वंद्व समास में दोनों पद समान हो, दोनों पद समान हो, तो वहां पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, माता पिता। और कर्मधारय समास की बात करें, जहां दोनों पद की प्रधानता होती है, तो महाकवि, दोनों पद प्रधान है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां हैं। ईसा अल्लाह खां हैं। वहीं हम बात करें किशोरी लाल गोस्वामी की, तो किशोरी लाल गोस्वामी की दो कहानियां बहुत ही फेमस हैं। एक रजिया बेगम, दूसरी त्रिवेणी। अनेक जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जो छायावादी कवि थे, जिन्होंने कामायनी, प्रेम, आंसू, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि जैसी तमाम रचनाएं दी। वहीं मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के जादूगर कहे जाते हैं। इन्होंने गांव और शहरों का अपनी कहानियों में बखूबी वर्णन किया है। इनकी रचनाएं हैं पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, कफन, जो काफी प्रचलित कहानियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है?
तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। वचन, जो व्याकरण में हम वचन पढ़ते हैं तो क्या बताता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या बताते हैं, ये संख्या बताते हैं, प्रतिज्ञा थोड़ी है, बोली थोड़ी है, भाषा नहीं है। क्या है ये, संख्या बताता है वचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में जिसमें उसके पूरी प्रजाति की बात हो जाए, जैसे लड़का, लड़का में चाहे सोहन हो, चाहे मोहन हो, चाहे रामू हो, सब लड़कों की बात हो गई, तो कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। पुस्तक, पुस्तक की बात कर दी जाए तो चाहे वो गणित की पुस्तक हो, चाहे विज्ञान की पुस्तक हो, उसमें सभी पुस्तकें आ गई, तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक है। और व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जैसे लड़के में नाम लिया जाए रोहन, रोहन। और पुस्तक में बात किया जाए तो गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक। तो ये क्या है, गणित की, तो ये क्या है, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसमें भाव को प्रकट किया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अभिव्यक्ति प्रदान करता है, लेकिन उसे केवल महसूस किया जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक, जिसमें पदार्थों की बात हो, दूध, दही, मीठा, लोहा, सोना, चांदी, तो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर अच्छाई, मानवता, बचपन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। ये ऑप्शन सही रहा, तीसरा वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है। तो आपको बता दें कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुण बोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण और संकेत बोधक विशेषण। तो यहाँ पर कैसा क्या है, गुण को पूछ रहा है, कोई चीज कैसा है तो गुण को बता रहा है, लाल है गुण को बता रहा है, कौन सा, गुण विशेषण, तिकोना गुण, लेकिन थोड़ा क्या है, परिणाम है, परिणाम को बता रहा है थोड़ा सा, ये क्या है, परिणाम को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बोधक, परिणाम बोधक कौन सा होगा, थोड़ा सा होगा। ये आंसर सही रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची क्या है। तो मरकट का पर्यायवाची, मरकट का मतलब होता है बंदर, तो इसका पर्यायवाची बंदर होगा, वानर होगा। और पानी की बात करें तो जल, तोय, नीर, ये क्या है, जल के पर्यायवाची हैं। पुत्र की बात करें, संतान, बेटा, आत्मज। और मित्र की बात करें तो बंधु, बंधु, सखा, सखा, ये क्या है, मित्र के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल पिछले प्रश्न के अनुसार बता सकते हैं, ममता क्या है, भावना है, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वहीं पुस्तक की बात करें तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो गई, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य। तो जब हम फ का उच्चारण करते हैं तो फ में कौन सा स्थान आता है, तो फ में ओष्ठ का प्रयोग होता है, इसलिए ओष्ठ स्थान होगा। कंठ की बात करें तो क वर्ग में होगा, ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग में होगा, तालव्य की बात करें तो ट वर्ग में होगा, च वर्ग में। तालव्य की बात करें तो च,
अगर जीभ ऊपर की तरफ टच कर रहा है तो क्या है, च वर्ग, तालव्य। मूर्धन्य अगर जीभ मुड़ रही है तो ट वर्ग, और एक बचा त वर्ग, तो त वर्ग कैसा है, दंत। ओष्ठ यहां पर दंत्य, दंत्य का प्रयोग होगा तो त वर्ग होगा। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, दृश्य, दृश्य, श्रव्य, पहला दूसरा। तो काव्य को दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों में बांटा जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पठन का अर्थ, पढ़ने का अर्थ क्या है, सस्वर पठन, बोल बोल कर पढ़ना, मौन वाचन, सस्वर वाचन मतलब बोल बोल कर पढ़ना, और मौन वाचन मतलब मन में ही पढ़ना, मन में बोल रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं और मन में ही समझ रहे हैं, ये क्या है, मौन वाचन है। तो पठन का अर्थ है सस्वर पठन और मौन पठन दोनों होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या है, अगर हम धीरे से पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो मौन वाचन का उद्देश्य होता है वाचन की गति का विकास, तेजी से पढ़ा जाए। अगर बोल बोल कर पढ़ेंगे तो आप उतनी तेजी से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मन में पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने में तेजी होगी और पठित सामग्री का अधिग्रहण करेंगे। जब मन में पढ़ेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो तेजी से आप उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन वाचन अभ्यास की बात करें तो ये वाचन अभ्यास तब होगा जब सस्वर वाचन होगा, वाचन होगा, तो वहां पर वाचन का अभ्यास होगा। तो यहां पर पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वो कहलाता है, आदि नहीं होगा, यहां पे होगा अंत, क्या होगा, अंत्य होगा, मतलब लास्ट में, अंत में लगकर उसके शब्द को बदल देता है। तो उपसर्ग की बात करें तो शब्द के अगर आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है तो क्या है, उपसर्ग है। प्रत्यय की बात करें तो शब्द के पीछे लगकर शब्द का जो अर्थ है उसको बदल देता है वो क्या है, प्रत्यय है। और दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और समास की बात करें तो दो शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहां पर पूछा है कि अंत में लगकर, तो अंत में लगकर प्रत्यय होता है। ये बातें समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की बात करें, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं वो क्या है, विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम के कार्य कर्म को दर्शाते हैं वो क्या है, क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस प्रणाली से छात्रों को सक्रियता बनी रहती है, मतलब पढ़ाते समय छात्र मन लगाकर जुड़े रहते हैं, पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या चीजें करती हैं, कौन सी प्रणाली, प्रश्नोत्तरी प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो सक्रियता सबसे ज्यादा होती है अगर आप पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे ज्यादा एक्टिव होंगे, जुड़ेंगे उस विषय से और बच्चों का मन लगेगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, प्रश्नोत्तर प्रणाली सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। तो जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त। ये हमने बताया था, जागृत का विलोम क्या है, सुषुप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजें बाधक हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, संकोच,
संकोच नहीं, संकोच नहीं, संकोच। संकोच करता है, झिझक करता है, शर्मीला होना, ये सब क्या है? मार्ग में बाधक है। अगर शर्मीला होगा तो खड़ा नहीं होगा क्लास में, झिझकेगा तो प्रश्न नहीं पूछेगा, संकोच करेगा नहीं जाने दीजिए। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकेगा उतना बेहतर, क्योंकि अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? तो अब बताइए आप लोग, इसका कमेंट करके बताइएगा उत्तर। इसको तो मैंने बता दिया, पिछले ही क्वेश्चन करा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? लिपि का विकास का प्रथम सोपान क्या है? लिपि, अगर हम लिपि को पढ़ाते हैं तो प्रथम सोपान क्या होता है? वर्ण लिपि, चित्र लिपि, अक्षर लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब लिपि का प्रथम विकास का प्रथम सोपान क्या है? चित्र लिपि है। तो जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्र दिखाया जाता था, बी फॉर बॉल ऐसे पढ़ाया जाता था। तो ये क्या है? प्रथम सोपान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पर्वत का समानार्थी शब्द क्या है? तो पर्वत का समानार्थी शब्द कूट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण में, महाप्राण में कितना है? 2 है। तो दूसरा और चौथा मतलब ख और घ क्या है? महाप्राण है। अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा मतलब क, ग, अंग, ये क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या है? ख, घ, वर्णों का दूसरा और चौथा। और एक होता है अघोष, अघोष, और एक सघोष, जिसमें कंपन ज्यादा हो उच्चारण में, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। जैसे अघोष का पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। और सघोष किसे कहते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? सघोष है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो अल्प प्राण की ध्वनि नहीं है। तो अल्प प्राण क क्या है? अल्प प्राण है। ख क्या है? अल्प प्राण नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। ब क्या है? प, फ, ब, ब क्या है? अल्प प्राण है। ग, क, ख, ग क्या है? अल्प प्राण है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अ अह वर्ण आते हैं। तो अ अह वर्ण आते हैं अयोग वाह में। तो पहला ऑप्शन पहला ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बस प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हुआ। आप 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न आए थे सभी का रिवीजन आपने कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज चैनल को ना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।